क्वेश्चनर्स है तो हर वेरिएबल का नंबर होना चाहिए, और उससे पहले अगर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ली है, जनरली आजकल ट्रेंड है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह आप आखिर में भरवाएं, क्योंकि रिसर्च ने शो किया है कि वो कई बार पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव हो सकती है, जिससे कि रिस्पॉन्सेस पे अफेक्ट पड़ सकता है। खैर एनीवे, तो जितने भी वेरिएबल्स है, हर चीज एक वेरिएबल है, रेस्पोंडेंट नंबर एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, हर चीज वेरिएबल कहलाएगी। क्वेश्चनियर में जो भी आइटम, जो आप एनालिसिस, जो भी आपके रिकॉर्ड के लिए जरूरी है, सब कुछ जो क्वेश्चनियर में वो रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। फिर वेरिएबल नेम, वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वेरिएबल? ए वेरिएबल मेजर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी। एंटिटी माने लोग, कंपनी, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको एंटिटी कहते हैं, और उस एंटिटी का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मेजर करता है वेरिएबल। तो जेंडर जैसे एक वेरिएबल है, वो क्या मेजर कर रहा है? वो कैरेक्टरिस्टिक मेजर रहा है कि लोग मेल हैं, फीमेल हैं, क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर रहा है। हम किसी कंपनी को स्टडी करेंगे तो कंपनी का साइज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कर रहे हैं। तो वेरिएबल किसी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं। इतनी डेफिनेशन आप याद रख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर और इंस्ट्रक्शंस फॉर कोडिंग। इंस्ट्रक्शंस फॉर कोडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लार्ज प्रोजेक्ट्स में ज्यादा एनालिस्ट होते हैं, फील्ड करते हैं। तो अब ये स्लाइड नंबर 7 आ गया। यूज फिक्स्ड फील्ड कोड्स। ये कुछ गाइडलाइन आपको याद है। फिक्स्ड फील्ड कोड्स मतलब उसी फील्ड में आएंगे। कोडिंग का क्वेश्चन वाली स्लाइड दिख रही है। हेलो, या सर अभी कोडिंग द क्वेश्चनर वाली स्लाइड दिख रही है हम लोगों को। नहीं, दो नेक्स्ट में भी वही था ना। नीचे देखिए स्लाइड नंबर लिखा है 7, राइट हैंड साइड पे नीचे 7 नंबर आ गया। जी 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 सर। हाँ, तो स्लाइड चेंज हो गया। स्लाइड नंबर 7 चल रहा है अभी, पहले 6 था। 6 का भी वही हेडिंग है। एडिटिंग द फील्ड क्वेश्चनर हो गया, 6 का कोडिंग द क्वेश्चनर हो गया जी, 7 का भी कोडिंग द क्वेश्चनर, लेकिन 7 नंबर स्लाइड है ये, ठीक है। तो फिक्स फील्ड कोड्स होने चाहिए। वो जब मैं एग्जांपल दूंगा मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड नंबर हर रिस्पोंडेंट का सेम डेटा अपीयर इन द सेम कॉलम, ये मैं अभी बता चुका था। इफ पॉसिबल यूज स्टैंडर्ड कोड्स फॉर मिसिंग डेटा। मान लीजिए आपका 5 पॉइंट क्वेश्चनर है, 5 पॉइंट स्केल यूज किया आपने क्वेश्चनर में, तो आपके 1 2 3 4 5 ये एंट्री होगी, 4 या 3 या 2 या 1 या 5। तो आप कोई मिसिंग डेटा अगर है तो वहां पे कुछ 9 लिख लीजिए, नहीं तो 99 लिख लीजिए। 99 लिखना सेफ है, क्योंकि आपके कोई किसी भी क्वेश्चन में 10 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज शायद नहीं होंगे। तो 99 वहां पे आप जहां भी मिसिंग आ गया वहां पे उस सेल में 99 डाल दीजिए। मतलब ये कोड बना लीजिए कि 99 आपका मिसिंग कोड रिप्रेजेंट करता है। In questions that permit a large number of responses, assign a separate column to each possible response. जहां पे कई बार कहते हैं ना, आपने कहा कि आप कानपुर में कितने मॉल्स में गए हैं, और आपने नीचे 7-8 मॉल्स के नाम दे दिए, और आपने कहा कि टिक एज मेनी एज यू हैव विजिटेड, और फिर आपने एक दे दिया फर्दर ऑप्शंस एनी अदर। तो जब आपने 8 या 10 मॉल्स मान लीजिए आपने दे दिए, तो मान लीजिए उसने 3 सिलेक्ट कर लिए, तो अब कहाँ एंटर करेंगे उसको? इसलिए 10 कॉलम बना दीजिए। जहां पे उसने गया था वहां 1 लिख देंगे, जहां नहीं गया था वहां 0 लिख देंगे। फिर ये 1 0 भी आप कोडिंग बुक में डालिए। 1 मीन्स विजिटेड, 0 मीन्स नॉट विजिटेड। ये देखिए, कोई मेमोरी नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं, आपकी हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए, हर चीज फ्रीज हो जानी चाहिए, और हर चीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो कोडिंग का मतलब ये है कि हर चीज आपने अच्छी तरह डिफाइन कर दी, उसकी लोकेशन वगैरह वगैरह। अभी स्लाइड नंबर 8 पे आ गए। द रेस्पोंडेंट कोड एंड द रिकॉर्ड नंबर अपीयर ऑन ईच रिकॉर्ड इन द डेटा। ये भी एग्जांपल से मैं दूंगा जब, तो ये क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट रिकॉर्ड कंटेन्स द एडिशनल कोड्स। प्रोजेक्ट कोड, अगर कोई प्रोजेक्ट का है तो आप थीसिस को अपना प्रोजेक्ट मान सकते हैं, उसको आप प्रोजेक्ट नंबर 1 दे सकते हैं। इंटरव्यूअर कोड, कई रिसर्च में फील्ड वर्कर्स होते हैं, फील्ड फोर्स होती है। तो मान लीजिए एक लार्जर प्रोजेक्ट है, उसमें 4 लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हर किसी का एक कोड हो जाएगा।
तो आपने कहा विनय का कोड नंबर 1 है, आशुतोष का 2 है, वगैरह वगैरह, और वहां पे नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस वो कोड नंबर आप डालेंगे, लेकिन कोड बुक में लिखा होगा कि किसका है ये कोड, डेट एंड टाइम कोड्स, किस डेट को डेटा कलेक्ट किया है, किस टाइम पे किया गया, एंड वैलिडेशन कोड, किसने वैलिडेट किया। इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू इंसर्ट ब्लैंक्स बिटवीन पार्ट्स। जब मान लीजिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, मान लीजिए 9 कॉलम्स में वो इंफॉर्मेशन आ गई, तो एक कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, 1 या 2 कॉलम्स, फिर 11वें या 12वें से आप आइटम्स की एंट्री शुरू कर दीजिए। ये भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल जब आएंगी मैं अभी एग्जाम्पल्स पे जाऊंगा। नाउ गाइडलाइंस फॉर कोडिंग अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड है तो बड़ा आसान है, आपके क्वेश्चन नंबर है सब, हर क्वेश्चन उस क्वेश्चनर में आइटम नंबर लिखा हुआ है, तो उसकी कोडिंग आसान है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का क्या करें। कैटेगरी कोड शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या है, आप उसका कंटेंट एनालिसिस, जब क्वेश्चनर जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, इंटरव्यू आपने किया किसी का, तो आंसर जो है, रिस्पॉन्सेज जो है वो डिटेल में आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, फिर आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं, आप उसका कंटेंट एनालिसिस करते हैं। और कंटेंट एनालिसिस में आप क्या थीम्स आ रहे हैं, क्या थॉट आ रहा है, पर्टिकुलर थॉट क्या आ रहा है, क्या फोकस आ रहा है, लोगों ने क्या कहा है, उसके हिसाब से कैटेगरी बनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपने कंटेंट एनालिसिस के बारे में कुछ तो जानते ही होंगे, इसलिए आप उसको पढ़ के एनालाइज करेंगे और उसकी कैटेगरीज आ जाएंगी। वो जो कंटेंट है उसमें से ये कि मोटिवेशन दिखा रहा है, कि इंटरेस्ट दिखा रहा है कोई, या कोई कह रहा है कि मैं मार्केट नहीं जाता हूं, मैं आई डोंट लाइक, आई बाई ऑनलाइन, तो वो भी एक, तो वो एक कैटेगरी हो गई कि बाइंग सिचुएशन ऑनलाइन ऑफलाइन, आपका एक अच्छा वेरिएबल आ गया। तो बाइंग चैनल जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन, तो अब आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिव जब कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो उसमें कईयों में ही आएगा। तो आपने कहा रिस्पोंडेंट नंबर 6 ने ऑफलाइन, रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने ऑनलाइन, ये कैटेगरीज बन गई, उनका बाद में कोड कर देंगे, जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया गया था। ओनली अ फ्यू ऑफ द रिस्पॉन्सेज शुड फॉल इनटू द अदर कैटेगरी। ये आप ध्यान रखिए, आपने अगर एक क्वेश्चनर बनाया है, उसमें आपने कुछ कैटेगरीज दी हैं, जैसे मैंने कहा मॉल्स की, आपने 10 मॉल कानपुर के दे दिए। अब कई और मॉल छोटे मोटे होते होंगे, कई कुछ लोग कुछ शॉप को मॉल समझ लेंगे। तो अगर आपने कहा अदर और रिस्पॉन्डेंट्स ने कुछ नहीं दिया, तो आपके अगर 200 रिस्पॉन्सेज हैं तो उसमें 20 लोग अदर से ज्यादा ना कहें। अगर अदर कैटेगरी में 10% से ज्यादा आए हैं तो आपको देन यू शुड बी, देन दैट मींस दैट्स एन एक्स्ट्रा कैटेगरी। फ्यूचर रिसर्च के लिए आप उसको इंक्लूड करेंगे। कैटेगरी कोड शुड बी असाइन्ड फॉर क्रिटिकल इश्यूज इवन इफ नो वन हैज मेंशन्ड इट। तो आपने कोई रिसर्च डिजाइन की, इंटरव्यू किया, आप समझते हैं कि ये क्रिटिकल इशू है जिसके बारे में आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई भी उसके लिए रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, लेकिन आप उसके लिए एक कैटेगरी रखिए, कैटेगरी कोड बनाइए उसके लिए। तो आप 000 एंटर करिए सब जगह, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप समझते हैं ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू था, लेकिन अब वहां रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्रिटिकल इशू है, लोगों के दिमाग में नहीं है। ये फ्यूचर रिसर्च के लिए या थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। डेटा शुड बी कोडेड टू रिटेन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। ये तो अच्छी गाइडलाइन है कि आपका सारा डेटा। अब ये एग्जांपल ऑफ क्वेश्चनर कोडिंग पे आ रहा हूं मैं। कई बार क्वेश्चनर के अंदर जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं उसी में कोड नंबर डाल देते हैं। तो ये एग्जांपल आपको दिखाएगी, जैसे ये रिकॉर्ड नंबर 7 है, मतलब रिकॉर्ड नंबर 7 माने 7th रिस्पोंडेंट का हमने ये क्वेश्चनर आएगा फिल अप होके, ठीक है, रिकॉर्ड 7। अब किसी भी कोई, मान लीजिए आप बड़ा सा क्वेश्चनर था, उसका ये पार्ट डी है, ABC कुछ पार्ट थे। तो ABC जो पार्ट थे उसमें यहां पे आप देखेंगे पहले आइटम के बाद में 29 लिखा है। इसका मतलब 28 कॉलम्स में वो ABC पार्ट के कुछ भी थे वो आ चुके हैं। हम क्योंकि समझ रहे हैं कि कैसे कोडिंग करते हैं, इसलिए जरूरी है हम पूरा क्वेश्चनर देखेंगे। एक एग्जांपल लूंगा मैं जिसमें पूरा क्वेश्चनर देखेंगे। तो ये प्री असाइंड कोड्स हैं। प्री असाइंड कोड्स भी होते हैं। आपने कभी इनकम टैक्स फॉर्म भरा है या कोई दूसरे फॉर्म्स भरे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा एक नंबर लिखा रहता है।
वो नंबर वही है, प्री असाइंड कोड है। प्री असाइंड कोड का ये फायदा होता है कि हमेशा वैसे प्री असाइंड कोड होना चाहिए। उसका ये फायदा है, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपको इमीडिएटली दिख रहा है कि आइटम नंबर 1 कॉलम नंबर 29 में जाएगा, और यहां पर अगर लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट, कई लोग लिखते हैं ABCD डॉट, उनका देखिए बड़ी आपको मुश्किल हो जाएगी बाद में A को 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे ABCD नहीं चलेगा। डेटा एनालिसिस में जो वो भरते हैं, आप शीट भरेंगे, उसमें ABCD से कोई मतलब नहीं है, उसमें वो नंबर चाहिए। तो हर चीज आपकी नंबर में होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है क्वेश्चन आइटम नंबर 1 के 1 2 3 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं। प्राइमरीली द मेल हेड ऑफ हाउस, दिस क्वेश्चनर वाज आंसर्ड बाय, अब वो जो सब्जेक्ट इसको भरेगा वो टिक मार्क करेगा, से जॉइंटली बाय द मेल एंड फीमेल हेड्स ऑफ हाउस होल्ड। 3, इसका मतलब कॉलम नंबर 29 में रो नंबर 7 में 7 रिकॉर्ड नंबर है। ये जो ये जो रिकॉर्ड नंबर है यहाँ पर, ये 7 रिकॉर्ड नंबर है 29 कॉलम में और 3rd रो में, अगर उसने ये टिक मार्क किया था। तो आपकी जो एक्सेल शीट है जो आप भर रहे हैं उसमें आपने ये यहां एंटर करना है। रिकॉर्ड नंबर 8 का कहां आएगा? रिकॉर्ड नंबर 8 का 4th नीचे वाली रो में आएगा। तो रिकॉर्ड जो है वो ऐसे होते हैं 1 2 3, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे ये कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 29, कॉलम नंबर ये दिख रहा है 29? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। 30 कॉलम नंबर 30, ठीक है। तो रिकॉर्ड नंबर 7 का आपने इस सेल में एंट्री कर दी। रिकॉर्ड नंबर 8 की एंट्री उसके नीचे आएगी, और क्वेश्चन नंबर 30 की एंट्री यहां आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 माने कॉलम 3rd में क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्री यहां आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 की एंट्री यहां इस सेल में, ठीक है ना। तो ये एंट्री का यहां पे क्या आएगी? अगर किसी ने भरा था नेवर मैरिड, तो यहाँ पे ये नेवर मैरिड का मतलब 2, यहाँ पे रिस्पॉन्स 2 आ जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया था 3 मान लीजिए, क्योंकि उसने 3 भरा था। यहाँ इसने 2 भरा था, इसलिए 2 आ गया। तो ये बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर आपके पास ये कोडिंग नहीं होती तो आप बड़े मुश्किल में होंगे, आपको पता नहीं लगेगा इस क्वेश्चनर का करें क्या। अलग अलग क्वेश्चनर, एक बार क्वेश्चनर जब कोड हो गया, ट्रांसक्राइब हो गया डेटा, उसके बाद क्वेश्चनर्स को आप साइड में रख दीजिए। अगर जरूरत हो, कहीं पे लगे कि हमने गलत एंट्री कर दी थी, यहाँ पे मान लीजिए आपने 7 एंटर कर दिया इस सेल में, 7 तो है ही नहीं ना यहाँ रिस्पॉन्स, तो हो सकता है आपने गलत की पंच कर दी, तो आप तब उसको देखेंगे ये रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, तो आप उसमें जाएंगे। ठीक है, दिस हाउ यू विल डू इट। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? चलिए। यस सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी सर, ये जो रिकॉर्ड नंबर आपने बताया कि मतलब देंगे क्वेश्चनर्स में, तो लाइक मैंने मान लीजिए 50 क्वेश्चनर सेंड किए, हाँ। तो हमारे सेंड करने से पहले ही उसके मतलब उसमें नंबरिंग करके भेजेंगे, या फिर जब वो लौट के आते हैं वो सारे क्वेश्चन जब लौट के आए तब भर सकते हैं। देखिए उससे कोई वो नहीं है। अगर आप ये टैग रखना चाहते हैं कि किसको भेजा गया था, जी, तो आप प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो लेंगे ना, नाम भरवाएंगे, अगर नाम कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो, या ईमेल आईडी या फोन नंबर तो भरवाएंगे ना। जी, वो इंफॉर्मेशन भी तो आएगी ना क्वेश्चनर में। जी सर। तो ये रिकॉर्ड लेकिन नंबर अगर मैं नहीं, रिकॉर्ड नंबर पहले देखिए, आप अगर ईमेल से भेजेंगे या किसी और से, तो रिकॉर्ड नंबर पहले नहीं भर सकते ना इतने। जी सर। ठीक है, फिर रिकॉर्ड नंबर मान लीजिए आपने पहले भर दिए, मान लीजिए आपने 100 रिकॉर्ड नंबर भर दिए, जी, तो और आपके पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए। अब सबसे पहले 5 नंबर का रिकॉर्ड आ गया, फिर 20 नंबर का आ गया, फिर 2 नंबर का आ गया, फिर आप जब उसका देखिए, ये मैंने कहा था ना, मोटिवेशन से भी फर्क पड़ता है। तो आप कई रिसर्च में ये भी देखना चाहेंगे कि अर्ली रिस्पोंडेंट्स एंड लेट रिस्पोंडेंट्स में क्या डिफरेंस है।
ये आपकी जी। रिसर्च हो सकती है ना, कि जो जी सर। देखिए क्लास में बच्चे कई जल्दी असाइनमेंट देते हैं, कई लेट देते हैं। अर्ली असाइनमेंट सबमिशन का क्या मीनिंग है, लेट का क्या? अर्ली असाइनमेंट का मतलब उन्होंने शायद अपने आप से किया, लेट असाइनमेंट का मतलब वो वेट कर रहे थे किसी से लेके कर देंगे। ये टीचर के दिमाग में हो सकता है, वो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहेगा। तो ये काफी जी। रिसर्च हुई है जिसमें अर्ली रेस्पोंडेंट्स और लेट रेस्पोंडेंट्स के मोटिवेशन, रीजंस, दूसरे रीजंस क्या है। तो जब आप प्री कोडिंग कर देंगे तो वो ऑर्डर आपको फिर भी कुछ लिखना पड़ेगा ऑर्डर, कि आज ये इस ऑर्डर में आए थे, तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्रिटिकल नहीं है। रिकॉर्ड नंबर आप बाद में भी भर सकते हैं, ठीक है। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? तो ऐसे ही आप जो है बाकी भरते जाएंगे। अब ये देखिए आइटम नंबर 3 के 2 कॉलम चाहिए, 31 से 32, क्योंकि वो ये एज्यूम करके चल रहा है कि 10 या 10 से ज्यादा लिविंग मेंबर हो सकते हैं एट होम, तो 2 कॉलम में आएगी ना एंट्री। तो मान लीजिए किसी के 6 हैं, अब ये 31-32 में आएगी एंट्री, ये कॉलम नंबर 31-32 में आएगी। अब किसी के 6 मेंबर हैं तो उसको कहां भरें, और किसी के 10 हैं तो उसके कहां भरें, ठीक है। तो आप ये इसको 06 मान सकते हैं और 10 को 10, 11 जो भी है। तो ये अपना कोडिंग आपने बना दिया, उसके बाद आपने उसको ये करते रहेंगे। अब ये आगे चलते जा रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट लिविंग एट होम 35 नंबर कॉलम में, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब थोड़ा आइटम नंबर 6 में आइए। आइटम नंबर 6 में हमने एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, और मान लीजिए हम इसको नंबर ऑफ ईयर्स से जानना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या मेजर कर रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ले रहे हैं, हम क्वालिटेटिव नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसने हाई स्कूल किया है, कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज किया है, कि ग्रेजुएट कॉलेज किया है। ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है ना एजुकेशन का। इसका हो सकता है कि इसका लिमिटेड एप्लीकेशन हो, इसके एनालिसिस लिमिटेड होंगे, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कि इसको क्वांटिटेटिव हमने कर दिया, कितने साल पढ़ाई की है। तो हम जैसे आप जानते हैं मिडिल क्लास इंडिया में 8वीं तक, हाई स्कूल 10वीं तक, इंटर 12वीं तक, अंडर ग्रेजुएट कितने ईयर्स। ये क्वेश्चनर क्योंकि विदेश का है इसलिए वहां पे अंडर ग्रेजुएट 12 तक कहते हैं, और कॉलेज ग्रेजुएट। तो कितने साल पढ़ाई की है। जब एमए करते हैं या एमएससी करते हैं तो कितने साल की पढ़ाई हो जाती है? 11 था स्कूल, 3 साल का जो मैंने किया था, जैसे 11 साल स्कूल, 3 साल अंडर ग्रेजुएट और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट, 16 साल की जनरली ये ट्रेंड होगा। काफी जगह आप देखेंगे कि 16 साल में लोग पोस्ट ग्रेजुएट ये एमए कर लेते हैं, और कई लोग डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, इट मे बी डिफरेंट। तो इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन हमने पूछ लिया, और ये पूछ लिया किसकी, आपकी कि आपके स्पाउस की। तो अगर हस्बैंड ने भरा है तो वाइफ की, और वाइफ ने भरा है तो हस्बैंड की। फिर ये एज, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चनर था, इसमें काफी आसानी से हमने कोडिंग कर दी। अब ये बढ़ रहा है, वही क्वेश्चनर में आगे चल रहे हैं। अब इसमें जो है, इफ एम्प्लॉयड प्लीज इंडिकेट योर हाउस होल्ड ऑक्यूपेशंस बाय चेकिंग द एप्रोप्रिएट कैटेगरी। तो ये हो सकता है कि मेल हेड सेल्स वर्कर्स हो और फीमेल हेड जो है वो होम मेकर्स हो। तो वो रिस्पॉन्सेज आपके आ जाएंगे। और तो कॉलम नंबर 44 में, कॉलम नंबर 44 में और 45 में, ये पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के लिए, तो आपके वो सब रिस्पोंडेंट थे, ये हम 7th पे हैं अभी। तो 44 में आपने 7th रिस्पोंडेंट के लिए 44 में आपने मेल हेड के लिए, ये क्योंकि सेल्स वर्कर था, आपने भर दिया 3, और फीमेल हेड क्योंकि होम मेकर है तो आपने भर दिया 6। बस इतना सिंपल है।
कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सारी, अब ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, इतने बड़े क्वेश्चन को हमें पास में रखने की जरूरत नहीं है। इज योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस प्रेजेंटली ओन्ड बाय हाउस होल्ड? ओन का 1, इसका 2। तो मान लीजिए उसने कहा कि ओन बाय हाउस होल्ड, तो 1 यहां पे आ जाएगा 46 कॉलम में, तो यहां पे आ गया 1। उसने ये दिया था रिस्पॉन्स। दिस हाउ यू कैन फिल इट अप। फिर ये इनकम का भी ऐसे ही भर देंगे आप, उतने कॉलम्स में वो आ जाएगा। ये देखिए 14 कॉलम्स इनकम के बनाए हैं, 14 कॉलम्स नहीं बनेंगे अब ये आप केवल जो है ये भरेंगे कि कौन सा सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें 2, नाउ बी केयरफुल, इसमें 2 तो सिलेक्ट नहीं कर सकता ना, एक ही कर सकता है, इसलिए 2 कॉलम में आ जाना चाहिए क्योंकि 14 तक जा रहा है। अगर ये 9 पे रुक जाता, अगर 9 कैटेगरीज होती, अगर यहाँ पे 9 कैटेगरीज होती तो हम एक ही कॉलम इस्तेमाल करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब 14 कैटेगरीज हैं इसलिए हम 2 कॉलम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे पहले कुछ मैंने कहा था कि अगर आपने 9 कैटेगरीज में कोई पूछा है हाउ मेनी मॉल्स, केवल तो 9 कैटेगरी में पूछा तो एक कॉलम में आ जाएंगी वो एंट्री 1 से 9 तक। 9 से ज्यादा है तो 2 कॉलम्स चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्सेस कैसे आप चाहते हैं, उसी तरह से आप ये कोडिंग करके रखिए। ये एक इलस्ट्रेशन है इसी का। ये देखिए रिकॉर्ड 1, बीच में 10 रिकॉर्ड और हैं। पहले रिकॉर्ड तो ये कॉलम 1 2 3 ये आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट रेस्पोंडेंट, सेकंड रेस्पोंडेंट, थर्ड रेस्पोंड या जो भी है। तो ये अभी डिटेल अभी देखेंगे। कॉलम 4 में आपने कुछ प्रोजेक्ट भरा वगैरह वगैरह, वो जो इसमें हमने कह रहे थे ना, ये प्रोजेक्ट नंबर वगैरह भर दिया, वो सब कोडिंग लेक्चर में बताया था। तो लेट अस सी दिस। ये कोड बुक एक्सेप्ट है। नंबर 1 2 3 में आपका ये सिंपल नंबर है, रेस्पोंडेंट आईडी है। ठीक है, तो ये रेस्पोंडेंट आईडी 3 कॉलम में आ रही है क्योंकि 99 से ज्यादा रेस्पोंडेंट्स हैं इस हमारे पास। तो हमने जो है ये 3 कॉलम नंबर 1 2 3 में ये रेस्पोंडेंट आईडी आ गई। फिर हमने कहा नंबर 4 में क्या है, रिकॉर्ड नंबर है, प्रोजेक्ट कोड है 5 6 में प्रोजेक्ट कोड है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 31st प्रोजेक्ट, इमीडिएटली मैं पता कर सकता हूं ये किस प्रोजेक्ट का डेटा है। फिर आपने कहा इंटरव्यूअर कोड और या इंटरव्यू कोड एज कोडेड ऑन द क्वेश्चनियर, तो ये आपने यहां डाल दिया इंटरव्यूअर कोड। ऐसे ही तो क्वेश्चनियर को अब हमने ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, किस कॉलम में, किस रो में, किस सेल में वो एंट्री आएगी, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। टाइम कोड, वैलिडेशन कोड एज कोडेड ऑन द क्वेश्चन, तो ये सब एग्जाम्पल 2-1 लेंगे इसलिए ये और क्लियर हो जाएगा। फिर ये आप चलते जा रहे हैं। अब इसमें आपने कॉलम नंबर 23 24 में ब्लैंक छोड़ दिया। कॉलम नंबर 23 24 में ये बताया था कि जैसे अब यहां तक जो रिस्पॉन्सेज हैं ये सब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। 23 तक, कॉलम 23 तक जनरल इंफॉर्मेशन थी। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन 23 तक जनरल इंफॉर्मेशन थी। ये 22 तक वैलिडेशन कोड वगैरह, 22 तक जनरल इंफॉर्मेशन थी, 22 तक। और फिर 2 कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए, 2 कॉलम लीव कॉलम 23 एंड 24 ब्लैंक, ताकि हमें पता रहे कि कहां तक
जो डेटा है वो जनरल है और कहाँ से सब्सटेंटिव डेटा, सब्सटेंटिव माने रियल क्वेश्चनर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो डेटा आ रहा है। और उसके बाद ये फिर कॉलम नंबर 26 से 35 तक जो सब्सटेंटिव डेटा थे, जो आपके आइटम्स थे, हु शॉप्स, फैमिलियरिटी विद स्टोर, फैमिलियरिटी, आप असल में ये इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ये रिसर्च जो कर रहे हैं ये क्वेश्चनर से कर रहे हैं। तो आपने कहा मेल हेड का 1, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन जस्ट फीमेल हेड का 2, अदर का 3, इनपुट द नंबर सर्कल, वहां पे नंबर सर्कल किया होगा, तो आपने रिस्पॉन्डेंट से टिक मार्क करने को कभी नहीं कहिए, हमेशा आप सर्कल करने को कहिए, क्योंकि जब आप टिक मार्क करने को कहते हैं ना, टिक कहाँ गया, यहां से खींचेगा यहां तक चला जाएगा, आप पता नहीं किस पे डाला है, तो आप सीधा उसको कहिए उसको ये सर्कल करना है या ये सर्कल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का डिजाइन भी एक इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन लिखना लेकिन उसका डिजाइन करना, उसकी फॉर्मेटिंग और डिजाइन करना, उसके लिए भी थोड़ा ट्रेनिंग होना चाहिए। आई होप ये आप कर चुके हैं अर्लियर लेक्चर्स में। तो ये टाइम कोड वगैरह ये सब आ गया, फिर ये चलता जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे मिसिंग वैल्यू उसने 9 डाल दी है, क्योंकि रिस्पॉन्सेज केवल 3 तक है। अगर रिस्पॉन्सेज होते 25 तो 9 तो बीच में आ गया 25 के, इसलिए फिर हम 99 लिख देते यहाँ पे। तो मिसिंग वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट ने इस पर्टिकुलर आइटम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसलिए वो मिसिंग है। मिसिंग का मतलब ये है कि रिस्पॉन्स नहीं है उस आइटम पे। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो ये या बताइए। हेलो, नो क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये एंड द क्वेश्चनर कंटिन्यूज। सो अगेन आई विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल, जहां भी आप देखेंगे ये दिस शुड बी क्लियर। तो 80, 78, 80 फिर लीव ब्लैंक कर दिया और आपका क्वेश्चनर पूरा कोड होके ट्रांसक्राइब हो गया। अब यदि लॉन्ग क्वेश्चनर है तो उसकी कोडिंग कैसे करनी है? So let's take a long questionnaire. I'll have to open this questionnaire actually. ये देखिए, ये क्वेश्चनर जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चनर है जिसमें स्टडी किया गया है कि ये डिप्रेशन, ये डेटा डिप्रेशन पे है। या ओके, लेट मी सी। ये I'll have to open that, okay? ये एक्चुअली लिंक पढ़ नहीं रहा है। Let me just open the questionnaire. दिख रहा है? Okay, so this is a questionnaire on depression, description of depression data. ये कोड बुक है। अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं लोग कोड बुक अपनी। आप
आपकी क्वेश्चन, आपकी रिसर्च क्या है, उसके हिसाब से उसकी कोड बुक बनाइए। मैं थोड़ा डिटेल में बनाने की सजेस्ट करता हूँ, और मेरी कोड बुक जनरली जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें बिल्कुल पूरी डिस्क्रिप्शन और डिटेल होती है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चनर में वेरिएबल नंबर 1 क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर फ्रॉम 1 to 95, ये उसका एक कोड दिया है, OBS। हर वेरिएबल को आप एक कोड दीजिए। प्रेफर करिए कि कोड शुड बी शॉर्ट, सिंपल, मीनिंगफुल। ऑब्जर्वेशन OBS, रेस्पोंडेंट आईडी का आप RID कर सकते हैं। तो सारे कोड जो है 3 लेटर्स के हो जाएंगे, सेक्स, एज, मैरिटल MAR कर दीजिए। लेकिन कोई भी कोड 2 वेरिएबल्स का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये ऑब्जर्वेशन नंबर फ्रॉम 1 to 290, मतलब ये डेटा जो है 294 रोज में आएगा, और एक रो एक्स्ट्रा होगी जिसमें हेडिंग्स होंगे वेरिएबल नेम, वो भी मैं दिखाऊंगा। फिर आपने कहा कि ये आईडी कॉलम नंबर 2 में गया, आईडी कॉलम नंबर 3 में गया, एज इन ईयर्स, लास्ट बर्थडे, ये वेरिएबल नंबर है 4। इसकी एज और मैरिटल, नेवर मैरिड, ये इनके कोड दिए हुए हैं। तो दीज कोड्स आई हैव एक्सप्लेन, कैसे एजुकेशन के कोड्स दिए हुए हैं, ये सब दिए हुए हैं। So now let us see the data actually, the complete data. This is a large data. Therefore, if you look at the large data, things will be more clear. So let me put it down and stop sharing. And let me now share the data. तो ये देखिए डेटा यहाँ पर अब ट्रांसक्राइब करा हुआ है, ये डैट फॉर्म में है, इसलिए एक्सेल शीट में नहीं है, बट एक्सेल शीट में भी इसको डाल सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। सो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, रेस्पोंडेंट आईडी, वहां पे हमने इसका कोड 1 2 3 4, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, रेस्पोंडेंट आईडी 1 2 3 4। तो ये जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए आपने रेस्पोंडेंट आईडी पहले डाल दिया, तो मान लीजिए नंबर 5 पे आपका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया, तो ये रो नहीं आएगी ना डेटा में। फिर आपको वो क्वेश्चंस का जो है वो पर्टिकुलर रो या तो खाली छोड़नी पड़ेगी, या वहां से आप रेस्पोंडेंट आईडी नंबर चालू रखिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ब्लैंक क्यों है बाद में, वो पर्टिकुलर रो। और अगर आप रो को खाली नहीं रखना चाहते, रेस्पोंडेंट आईडी, अदरवाइज आपकी ऑब्जर्वेशन और रेस्पोंडेंट आईडी का मिसमैच हो जाएगा। उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया होता है कि दोनों कंसिस्टेंट रहें। तो या तो आप उसको 5वां नंबर रिस्पॉन्स नहीं आया तो 5 ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन 5 ब्लैंक रहेगा, वो ब्लैंक था, फिर छठे पे 6 ही आ जाएगा। ये सब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं। फिर ये कोड ऑफ सेक्स डाल दिया 2 1 2, तो यहाँ से पता लग गया रेस्पोंडेंट नंबर 1 इज ए फीमेल, रेस्पोंडेंट नंबर 2 इज ए मेल, ये रेस्पोंडेंट नंबर 2 मेल है, और एज 58 है इसकी, मैरिटल स्टेटस 3 है, जो भी था डिवोर्स्ड है। तो ये इंफॉर्मेशन इमीडिएटली एजुकेशन लेवल 4 है ये। So by reading this particular row, I can know about this particular respondent. Number 2, उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस, उसकी एजुकेशन, उसका एम्प्लॉयमेंट, उसकी इनकम, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से एकदम मिल रही है। तो मैं मान लीजिए जैसा मैंने कहा था कि मैं रेस्पोंडेंट नंबर 15 का इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, इनकम कितनी है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं रेस्पोंडेंट नंबर 15 में जाऊंगा, उस पर्टिकुलर सेल में जाऊंगा जहां पे इनकम है। ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि यहां दिखे ये रेस्पोंडेंट नंबर 15, तो उसके इनकम जो है 15, लेवल 15 है। अब मान लीजिए थाउजेंड्स में पर मंथ, या लैक्स में, या हंड्रेड्स में, जो भी है। तो ये मैंने कोड की हुई है इंफॉर्मेशन। मान लीजिए हजारों में थी इनकम, तो उसको हमने टेंस में रिप्रेजेंट कर दिया।
So then I know actually that this income is 15,000 or whatever. तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, और इससे कोडिंग से ये फायदा है कि अब ये फिक्स्ड कोड है. फिक्स्ड कोड का मतलब उसी कॉलम में वही इंफॉर्मेशन हमेशा आ रही है. फिक्स्ड कोडिंग का ये फायदा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं. करेक्ट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. So, any question here? So here basically this is an example of what we were talking about in theory. This is how you can do it. Let us move to the slide back. I'll have to open the slide again. वो कुछ प्रॉब्लम हो गई. Okay, so we are back on the slide. Visible? Okay, so normally these should work. I don't know. They were working in another place. I could. Why the hyperlink is not working, I don't know. But doesn't matter. So we have gone through the questionnaire and the data. Let's proceed. Now data transcription. Data transcribe कैसे करें? कई तरीके हैं. कंप्यूटर एडिट, टेलीफोन इंटरव्यू, काटी और कॉपी, कंप्यूटर एडिट पर्सनल इंटरव्यू. मतलब आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और टेलीफोन से किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं. वो आप कंप्यूटर असिस्टेड है, कंप्यूटर पे क्वेश्चनर्स हैं, वहीं पे आपने वो रिस्पॉन्स एंटर करते जा रहे हैं. या कॉपी है, कॉपी माने कंप्यूटर एडिट, अगेन आप कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू जो आपके सामने पर्सनली प्रेजेंट है रिस्पोंडेंट, उसको आप कर रहे हैं. तो मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि आजकल तो जैसे आपके गूगल फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स भरवा लेते हैं, डायरेक्ट आपकी एक्सेल शीट आ जाती है. लेकिन फिर भी वो एक्सेल शीट भी आप तब पढ़ पाएंगे, मतलब ठीक करेक्ट या जो भी है, जब आपके पास ये कोडेड फॉर्म में आइटम्स होंगी. तो बेसिकली हम क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे जिसमें हम लोग एक्सेल शीट या इस तरह की कोई शीट का इस्तेमाल करेंगे, SPSS या कुछ भी, जहाँ पे हम डेटा डालेंगे, इसलिए उसका कोई ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमने डेटा को अब एक शीट में डाला है जहां से हम उसको एनालाइज करेंगे, ट्रांसक्राइब कर दिया. अब डेटा क्लीनिंग बहुत जरूरी है. कंसिस्टेंसी चेक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेस. कंसिस्टेंसी चेक्स ये है कि आउट ऑफ रेंज 5 पॉइंट स्केल यूज किया, रिस्पॉन्स 1 2 3 4 5 में से ही कुछ आना चाहिए. किसी ने 8 लिखा हुआ है या 0 लिख दिया तो वो आउट ऑफ रेंज है. एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एक्सट्रीम पे आ रहे हैं, 5 ही 5 आ रहे हैं. लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी मैंने बताया था. लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी माने एक जगह क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दिया है कि मेरी कोई इनकम नहीं है, दूसरी जगह कह रहा है मैं तो 2000 रुपया महीना या क्लब को मेंबरशिप को देता हूँ, या इस तरह के रिस्पॉन्सेस. ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेस, ये बहुत सिंपल तरीके बताए गए हैं लेकिन ये कारगर नहीं होते हैं. बट एनीवे, अगर एक आधा आपका डेटा मिसिंग है, मान लीजिए आपने 200 रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनर्स भरवाए हैं, आपके 10 आइटम्स हैं क्वेश्चनर में, और उनमें से एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आपके पास नहीं है, 2 का नहीं है, बहुत मिनिमल, लेस देन 2%, तो टोटल आइटम्स आपके कितने हो गए? 200 लोगों से भरवाया, 10 आइटम्स थे क्वेश्चनर में, तो 2000 आपके टोटल रिस्पॉन्सेज हो गए. तो 2000 में से अगर 10-20 मिसिंग हैं तो उसमें आप न्यूट्रल वैल्यू मीन होती है, मीन
उस वेरिएबल पे जो मीन आ रहा है सब रेस्पोंडेंट्स का वो भर दीजिए। ये सिंपल है। सब्स्टिट्यूट एंड इम्प्यूटेड रिस्पॉन्स। इम्प्यूटेड रिस्पॉन्स होता है जिसमें हम कोई रिग्रेशन एनालिसिस लगा के या कुछ और लगा के वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इम्प्यूट करते हैं। बहुत सिंपल जो एसपीएसएस वगैरह में जो जनरली लोग यूज करते हैं वो है केस वाइज डिलीजन एंड पेयर वाइज डिलीजन। तो केस वाइज एंड पेयर वाइज डिलीजन जो है ये आप उस केस अगर एक पर्टिकुलर केस एक रेस्पोंडेंट ने मान लीजिए 5 या 6 आइटम्स पे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग डेटा है, तो वो केस आप डिलीट कर देंगे। पेयर वाइज जब कोरिलेशन निकालनी हो फॉर एग्जांपल तो आपको 2 वेरिएबल्स पे कम से कम डेटा चाहिए। तो पेयर वाइज डिलीजन का मतलब है अगर एक भी रेस्पोंडेंट का डेटा वहां पर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल नंबर 1 लिया है और वेरिएबल नंबर 2 लिया है, बहुत सारे आपके रिस्पॉन्सेज हैं बाकी और यहाँ पे बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स हैं, तो आपके ये मान लीजिए डेटा है रेस्पोंडेंट्स का, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे भी कुछ डेटा है उसी रेस्पोंडेंट का, और तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर रिस्पांस नहीं है, यहां पर रिस्पांस नहीं है, यहां पर रिस्पांस नहीं है, लेकिन कोरिलेशन निकालने के लिए हमें सब रिस्पॉन्सेज चाहिए। तो हम इस पूरे केस को ड्रॉप कर देंगे। पेयर वाइज ये पेयर इस 2 वेरिएबल्स का इस पेयर का कोरिलेशन निकालने के लिए हमें दोनों जगह डेटा चाहिए, और वो क्योंकि नहीं तो ये रेस्पोंडेंट ड्रॉप हो गया, ये रेस्पोंडेंट ड्रॉप हो गया और ये रेस्पोंडेंट ड्रॉप हो गया। तो आपके पास अगर यहाँ पर 200 रेस्पोंडेंट्स पे आपने डेटा लिया था तो यहाँ पे आपका 197 बच गया रेस्पोंडेंट्स, आपके 3 कम हो गए, आपके जो है 3 रेस्पोंडेंट्स कम हो गए। और अगर एक हमने वेरिएबल है V3, जब V2 V3 में निकालेंगे तो हो सकता है ये वाला डेटा जो है ये यहां पर मिसिंग हो, तो आप V2 V3 के लिए ये पेयर वाइज ड्रॉप कर देंगे। तो अलग अलग केस में डिपेंड करता रहेगा कि कैसे पेयर वाइज डिलीशन होगा। वो आपको पर्सनली, वो आपको फिजिकली नहीं करना है, आप जो सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस या कुछ भी उसमें वो पूछेगा पेयर वाइज डिलीशन को कर देंगे। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें ये होगा कि कहीं कहीं तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे 197 पे, कहीं निकालेंगे 199 पे, सैंपल साइज चेंज होता रहेगा हर एनालिसिस में, क्योंकि पेयर वाइज डिलीशन कर रहे हैं और वो कौन से डिफरेंट वेरिएबल्स में क्या कॉम्बिनेशंस होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेज है केस वाइज डिलीशन और पेयर वाइज डिलीशन, इनका ये प्रॉब्लम है कि सैंपल साइज कम हो जाएगा आपका, और ये बड़ी अहम जरूरी बात है कि सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए। तो आगे और टेक्निक्स होते हैं, मिसिंग एट रैंडम है, नॉट मिसिंग एट रैंडम है, वो आप लोगों के लेवल पे मैं अभी नहीं करूंगा बिकॉज दोज इन्वॉल्व मोर इन्वॉल्व काइंड ऑफ एनालिसिस। डेटा कैसे मिसिंग है, क्या कोई रैंडमनेस है उसमें, डेटा मिसिंग डेटा में रैंडमनेस नहीं है, रैंडमनेस है तो कैसी रैंडमनेस है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम मिसिंग डेटा को इंप्यूट करें। तो इंप्यूटेशन वो है। So imputation is a very, is a higher level kind of procedure to impute data. But अगर आप इतना ध्यान रखेंगे कि SPSS में ये होता है, और अगर आपके पास SPSS मॉड्यूल मिसिंग डेटा का है तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऑर्डिनरी SPSS में आप ये लागू कर सकते हैं। कहाँ पर पहुंचे थे हम लोग, ये हो गया था।
नाउ स्टैटिस्टिकली एडजस्टिंग डेटा, इसका क्या मीनिंग है, क्यों करते हैं? इसमें 3 चीजें हो सकती हैं: वेटिंग, वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन एंड स्केल ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स सी वन बाय वन. वेटिंग क्या होता है? इन वेटिंग, ईच केस और रेस्पोंडेंट इन द डेटाबेस इज असाइन्ड ए वेट. कोई रेस्पोंडेंट आपका एक्सपर्ट है तो उसका वेट ज्यादा होगा किसी भी एरिया में. मान लीजिए हम किसी बीमारी की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसका रिस्पॉन्स का वेट ज्यादा होना चाहिए कंपाउंडर से, नर्स से. सिमिलरली किसी भी एरिया में, या पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सैंपल, जो सैंपल में रेशियो है डिफरेंट कैटेगरीज के रेस्पोंडेंट्स की, वो पॉपुलेशन से अलग है, तो वेटिंग यूज कर सकते हैं. एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू मेक द सैंपल डेटा मोर रिप्रेजेंटेटिव. ये मैं बार बार कह रहा हूं, बिकॉज योर सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ ए टारगेट पॉपुलेशन ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. Yet another use of weighting is to adjust the sample so that greater importance is attached to. तो ये मैंने डॉक्टर की एग्जांपल दी, ये रिप्रेजेंटेटिवनेस की. लेट्स सी एन एग्जांपल. मान लीजिए किसी ने ये डेटा कलेक्ट किया था, तो वेटिंग कैसे यूज होगी? से ईयर्स ऑफ एजुकेशन हमने पूछा था, और हमने एलिमेंट्री स्कूल में 0 to 7 ईयर्स के सैंपल परसेंटेज 2.49 है हमारे डेटा में. हमारे डेटा में जो हमने रिस्पॉन्सेज लिए हैं उनमें 0 to 7 ईयर्स एजुकेशन के रिस्पॉन्डेंट्स 2.49% हैं और 8 ईयर्स के 1.26% हैं. टोटल सैंपल साइज ये है 100. तो उसमें से 100 में से 2.49 लोग ने 7 ईयर्स तक की एजुकेशन की है एलिमेंट्री स्कूल, और 8 ईयर्स तक की 1.26% ने की है. और मान लीजिए हमारे पास सेंसस डेटा है, जो सेंसस डेटा पूरी पॉपुलेशन के लिए किसी भी कंट्री की होती है या किसी भी जो करते हैं देश, उनमें मान लीजिए रेशो 4.23/2.19 है. तो इसका मतलब ये जो रेशो है ये बराबर नहीं आ रही है. तो हम क्या करेंगे कि 4.29 को 2.49 से डिवाइड करेंगे, ये वेट आ जाएगा उसका. तो ये रिस्पॉन्सेज का वेट असाइंड हो जाएगा 1.70. ये इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा. ये एक्चुअली कई लोग इमीडिएटली जब आप इसको अगर अपने किसी एनालिसिस में यूज करना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर ये रेफरेंस देना चाहिए कि कैसे वेटिंग करते हैं और वेटिंग क्यों करते हैं. लेकिन आपके पास ये करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. पॉपुलेशन परसेंटेज अगर नहीं है आपके पास तो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. और इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा, ये दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर कि क्या रिप्रेजेंटेटिवनेस कैसे जानेंगे. सैंपल, कोई सैंपल किसी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे जबकि हमारे पास मान लीजिए पॉपुलेशन डेटा नहीं है. तो ये अज्यूम करते हुए इसी तरह ये बाकी लेवल्स ऑफ एजुकेशन के भी ये वेट्स निकाल लिए. उसके कहने का मतलब ये है कि इस जैसे हाई स्कूल इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस को 1.35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको 1.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 ईयर्स वालों हाई स्कूल जिन्होंने किया है 4 ईयर्स या हाई स्कूल 3 ईयर्स. तो ये वेटिंग का मतलब ये है कि सैंपल हमारा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, ये करने के लिए हम वेटिंग करते हैं अज्यूमिंग कि हमें पॉपुलेशन की परसेंटेजेस डिफरेंट कैटेगरीज में मालूम है एग्जैक्टली, वो किसी अच्छी स्टडी से आई. अब वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन क्या होता है? Variable re-specification involves the transformation of data to create new variables or modify existing variables. For example, the researcher may create new variables. For example, आपने कहा socio-economic status. Socio-economic status आपने मान लीजिए कैसे मेजर करेंगे? आप किसी लोगों से पूछेंगे स्केल देके कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका कोई मीनिंग नहीं है.
तो आपने कहा कि एजुकेशन, इनकम, ये दो चीजें मान लीजिए आपने कहा कि ये दो चीजें डिटरमिन करती हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और भी हो सकती हैं। तो आपने किसी थ्योरी में देखा कि एजुकेशन और इनकम जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मेजर करती है, तो आपने इनको कंबाइन कर दिया। आपने मान लीजिए एजुकेशन 3 लेवल पे मेजर करी थी, 1 2 3, फिर आपने इनकम मान लीजिए 4 लेवल पे मेजर करी थी, 1 2 3 4। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस 1 and 1 लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कहेंगे, लो एजुकेशन है, लो इनकम है। 3 and 4 जिसकी एजुकेशन लेवल 3 है और इनकम लेवल 4 है, वो आपने डिफाइन कर दिया हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेके, डिफरेंट कॉम्बिनेशन 1 2 1 3 1 4 2 2, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए, उसमें फिर कईयों को आप कंबाइन कर देंगे। थ्योरेटिकल रीजन होना चाहिए हर चीज का। आप कहेंगे कि ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसे डिफाइन किया गया है और ये हमने 3 मेजरमेंट्स लिए थे या 4 लिए थे, इनके कॉम्बिनेशन इतने आ गए, 12 आ गए, कितने भी आ गए, और उनमें से हमने ये एक्सट्रीम तो लो एंड हाई हो गए, बीच वाले हम किसी से, जैसे आपने कहा कि एजुकेशन लेवल 2 और इनकम लेवल 3, और या एजुकेशन लेवल 3 एंड इनकम लेवल 2, ये सेम कैटेगरी है। आपने और देखिए रिसर्च का मतलब ये है कि आप कैसा लॉजिक देते हैं किसी चीज के लिए, कैसे आप सपोर्ट करते हैं, कहाँ से आप, किसी ने पहले स्टडीज की थी उनको किया है। तो ये कंपोजिट हमने नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया, कंपोजिट कर दिया हमने, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं, वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगा सकते हैं। देन डमी वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर रीस्पेसिफाइंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। The general rule is that to re-specify a categorical variable with k categories, k minus 1, तो जितनी कैटेगरीज हैं उससे एक कम चाहिए डमी वेरिएबल के लिए। Let's see an example. ये मान लीजिए हमने कहीं पे कस्टमर्स को देखा कि कोई प्रोडक्ट वो कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरनेट है, कोई नॉन यूजर्स होंगे, कोई लाइट यूजर्स होंगे हफ्ते में 1 दिन, कुछ मीडियम यूजर्स होंगे रोज, कोई हैवी यूजर्स होंगे 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं इंटरनेट में। तो ये हमने ये वेरिएबल ओरिजिनल कोड दे दिया, नॉन यूजर्स का 1। ये हमारा क्वेश्चनियर जब हमने आए रिस्पॉन्सेज तो हमारे पास नॉन यूजर्स हैं, कुछ लाइट यूजर्स हैं, वो डिपेंड किया था उन्होंने क्या रिस्पॉन्स लिया था, तो वहां हमने कोड दे दिया 1 2 3 4, 1 फॉर नॉन यूजर्स एंड 2 फॉर लाइट यूजर्स एक्सेट्रा। अब ये 4 वेरिएबल एनालिसिस में 4 वेरिएबल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन मीट्रिक डेटा कहलाता है। नॉन मीट्रिक माने क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है ये ऑर्डर्ड, ऑर्डिनल मेजर्स भी होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल वगैरह की बात करूंगा। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ग्रेटर देन, समथिंग इज ग्रेटर। लाइट यूजर्स आर यूज द इंटरनेट मोर देन नॉन यूजर्स, मीडियम यूजर्स यूज द इंटरनेट मोर देन लाइट यूजर्स, एंड हैवी यूजर्स यूज द इंटरनेट मोर देन मीडियम यूजर्स। तो ऑर्डर्ड रिलेशनशिप है इनमें, हायर, लोअर या मोर, लेस, ये एक ऑर्डर्ड रिलेशनशिप है। और इसमें ये जो 4 लेवल्स हैं, एक्चुअल एनालिसिस में हम 3 ही से ही काम चल, 3 वेरिएबल्स इनके। तो वेरिएबल हमने माना 1 यूजेज, इंटरनेट यूजेज, लेकिन जब एनालिसिस करेंगे तो इनके 3 वेरिएबल्स मान लेंगे, 4 लेवल्स के। तो डमी वेरिएबल कोडिंग जो होती है कई तरीके से होती है, बट इसमें हम केवल एक सिंपल यूज कर रहे हैं। डमी वेरिएबल कोडिंग आप यही करेंगे। आपने कहा कि हम ये प्रोडक्ट यूजेज मान ले, आपने प्रोडक्ट यूजेज आपका वेरिएबल था, तो प्रोडक्ट यूज के डमी वेरिएबल कोड क्या होंगे? x1 मान लीजिए हमने कहा 3 होंगे, 4 लेवल्स हैं तो 3 होंगे, 6 लेवल्स हैं तो 5 होंगे, एक कम होगा, ये बताया था यहाँ पर।
जितनी आपकी कैटेगरीज हैं उससे एक कम होगा। तो यहां पर हमारे पास कैटेगरीज हैं चार कैटेगरीज हैं, एक कम हो गया, इसलिए 3 वेरिएबल से काम चलेगा। फिर हम कहेंगे 100, इसका मतलब ये है कि नॉन यूजर्स को हमने ये कोड दे दिए, डमी कोड 100, x11, x20, x30। लाइट यूजर्स को हमने x21 मान लिया, बाकी दोनों 0। मीडियम यूजर्स को हमने ये मान लिया और हैवी यूजर्स को हमने 00 मान लिया। ये जरूरी नहीं है आप यही कोड यूज करें, आप ये कोड हैवी यूजर्स के लिए आप 100 यूज कर सकते थे, लाइट यूजर्स, लेकिन एक ऑर्डर में करते जाइए आप। हालांकि इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है, आप x3 किसी को भी मान सकते हैं, x2 किसी को भी। जो डमी कोड आप असाइन करेंगे, आप एक कैटेगरी का रिस्पॉन्स एक ही जगह पे 1 आएगा, 2 जगह पे 1 नहीं आ सकता, बाकी सब जगह 0 आएगा। कोई भी एक कैटेगरी का एक ही 1 है आप देखेंगे, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये नीचे लिखा है, नोट दैट x1 is equal to 1 for नॉन यूजर्स एंड 0 for ऑल अदर्स, लाइकवाइज डिफरेंट कैटेगरीज। अब एक लेट मी सी, अब ये नहीं है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं जो आप घर में करिए, आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज ये है कि आप सेक्स के डमी कोड्स बनाइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपके पास तो सेक्स और आपके पास एंड प्रोडक्ट यूजर, ये है। ये एक्सरसाइज आपको याद रहनी चाहिए, मुझे याद नहीं रहेगी, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट में अगर इसे करेंगे और मेरे से पूछेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप करिए। मेरे को आपको सीखना है, इसलिए आप रिटर्न एक्सरसाइज कुछ नहीं दे रहा, मैं जो भी क्लास में बताऊंगा उसी के ऊपर एक्सरसाइज दे दूंगा। तो ये आपके पास 2 हैं, ठीक है। आप तो क्वेश्चन नंबर 1 and question 2, develop dummy codes for this and this। अब ये आप सोचिए कि कैसे करेंगे। क्या वो टेक्स्ट और हेलो यस हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आवाज आ रही है, शायद इनका कुछ पर्सनल इशू होगा। जी सर, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आई हैव अ क्वेश्चन। पूछिए। सर, ये डमी वेरिएबल का एक्चुअल में यूज क्या है? व्हाई डू वी डेवलप डमी वेरिएबल्स फॉर दीज मतलब कैटेगरीज? व्हाट इज द एक्चुअल यूज इन द डेटा? देखिए, जो आपको मेट्रिक और नॉन मेट्रिक वेरिएबल्स पता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आपको पता है? जी। जैसे इनकम हम मेजर करते हैं 1000 ऑफ रुपीज, ये क्वांटिटेटिव मेजर है। जी सर। और हाई मीडियम लो मेजर करेंगे तो ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। अब ये हाई इनकम, हाई मीडियम और लो, ये 3 लेवल्स हैं, लेकिन हम इसको द मीनिंग ऑफ वेरिएबल इन क्वालिटेटिव डेटा चेंजेस, ठीक है? यस सर। तो डमी कोड हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स को क्वांटिटेटिव मानने के लिए करते हैं। ओके सर। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे और अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वालिटेटिव है या डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव है, तो हम उसको क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्वालिटेटिव डेटा नहीं यूज कर सकते जी। वन ऑफ द assumptions इज दैट द डेटा शुड बी क्वांटिटेटिव, तो वहां हम उसको क्वांटिटेटिव बना देंगे। इसलिए डमी कोडिंग करना ये
एक तरह से या तो हम ये कह सकते हैं क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में यूज कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जेंडर लिया था वेरिएबल, यस सर। उसका एक डमी कोड हो जाएगा 2 लेवल्स लेने की जगह, एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। सो जैसे कि जब इसकी कोडिंग करेंगे ना, जब इसकी डमी कोडिंग करेंगे आप, इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज दी है। यस जब इसकी डमी कोडिंग करेंगे तो आप कितने डमी कोड्स चाहिए सेक्स के लिए? सर वैसे तो अब इसको डिकोटोमस वेरिएबल्स की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है, तो सर सेक्स वेरिएबल अब डिकोटोमस वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, राइट सर? फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। चलिए 3 मान लीजिए आप तो ट्राइकोटोमस हो गया। हाँ, तो सर इसका जो प्रॉब्लम तो वही रही ना, है तो क्वालिटेटिव जी भाई, स्टिल इट इज क्वालिटेटिव। यस सर, तो उसको वेरिएबल कोड्स मतलब कोडिंग करके 1 2 3 4 की आपने नहीं, अब तो मेरे से जवाब मांग रही है ना, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि सेक्स के 2 लेवल्स होंगे, मैंने तो क्वेश्चन दिया ना आपको। यस तो सर। आप जो है देखिए, ये कोई 3 लेवल लेगा, कोई 2 लेगा, जी ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये आप अपने अपने तरीके से सोच के बताइए मेरे को, ओके अपने सर। जवाब लाइए। And sir, in question number 2, you said sex and product user. हाँ, प्रोडक्ट Right, sir. यूजर नहीं, प्रोडक्ट यूज। Sorry, product ये use. देखिए ना, ये लिया ना हमने वेरिएबल प्रोडक्ट यूज। जी बताइए आप। ओके सर। सर ये जो आपने x1, x2 और x3 ही डाला है, इसमें एक हैवी यूजर के लिए भी तो कोडिंग होनी चाहिए ना x4? वो 000 आ गई ना सर वो 00, जब भी अगर सब जगह x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, तो वो हैवी यूजर है, बस खत्म बात। यस सर, जी सर, थैंक यू सर। नहीं देखिए, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कोड विद द, अभी इतना जो डिस्कशन किया हमने, विद द हेल्प ऑफ द कोड यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। देखिए ना, ये सारे किया था मैंने एग्जांपल भी दी थी। मैंने कहा था कि जब आप वो अब डेटा वापस कर दिया कि जब भी आप उस सेल में जाएंगे, उस सेल में क्या वैल्यू दी हुई है, वहां से आप वेरिएबल, इंडिविजुअल, रेस्पोंडेंट सब कुछ तो पता लग जाएगा ना। जी सर। अब जब हमने x1 की, when x1 is 1, x2 is 0, x3 is 0, क्या होगा ये बताइए मेरे को। सर फिर तो वो तीनों में नहीं आएगा तो 4th कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। नहीं, अब जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो बताइए बस मेरे को। x1 is 1, x2 is 0, x3 is 0, कौन है? सर नॉन यूजर। x1 is 0, x2 is 0, x3 is 1, कौन है? मीडियम यूजर। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना। यस सर। ये तो नहीं है कि मैं कभी इसको नॉन यूजर मान लूंगा और इसी को कभी मीडियम, वो तो नहीं हो सकता ना। नो 100 इज ऑलवेज नॉन यूजर। यस सर। ये लाइट यूजर, मीडियम यूजर, हैवी यूजर नहीं हो सकता ना। तो अगर तीनों वैल्यू 000 है तो वो हैवी यूजर है। समझ गए। यस सर, ठीक है सर, समझ गए। तो जब डेटा एनालिसिस करेंगे उनमें ये x1, x2, x3 यूज करेंगे हम रादर देन, और जब x1, x2, x3 यूज करेंगे तो हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम, केवल ये कह रहे हैं कि जब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के डमी कोडिंग कर देंगे, जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे ना, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं रिग्रेशन इक्वेशन लिखूंगा, देन वी विल नो एग्जैक्टली हाउ इट हेल्प्स। ठीक है, अभी आपको रिग्रेशन इक्वेशन पता है सबको? यस या नो? बाय द वे, हैं? यस। रिग्रेशन इक्वेशन का आइडिया है कुछ? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, चलिए वो फिर जब करेंगे तो फिर ये क्लियर हो। तो थैंक यू सर। सर तो अभी ये कुछ क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स पूछना चाहें तो मेरे ख्याल बेटर होगा, या हम लोग अभी और आगे? दो एक स्लाइड है, वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अच्छा, ओके सर, उसको आप कर लीजिए सर। नो, छोड़ दीजिए, देखिए वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 31 स्लाइड नंबर 26 चल रहा है, 31 तक जाना पड़ेगा, उसको छोड़िए, नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्वेश्चन पहले पूछिए। हाँ स्टूडेंट्स, अभी जितना कुछ भी पढ़ाया गया है वैसे तो बहुत
इजी वे में सर ने हम लोगों के सामने रखा है चीजें, लेकिन फिर भी किसी के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो और नोट किया हो आप लोगों ने, तो उसको जरूर पूछ लीजिए। अभी सबमिट नहीं करना है, अभी सबमिट नहीं करना है, सबमिट का पार्ट छोड़ दिया मैंने। रिलैक्स, आप सबको रिलैक्सेशन है। यू आर ऑल मैच्योर, आपको क्लास अटेंड करनी है, आपको कुछ सीखना है, आपको क्वेश्चन अपने आप, मैंने शुरू में बता दिया बाइसिकल पे चढ़ना सीखना है तो बाइसिकल चलानी पड़ेगी तो गिरना पड़ेगा ना, तो सबमिट करने से कुछ नहीं होगा। सर मुझे एक प्रश्न पूछना था सर। हाँ पूछिए पूछिए। हेलो सर, मुझे ये पूछना था सर, ड्राइंग एंड पेंटिंग में डेटा कोडिंग का सर यूज कैसे कर सकते हैं? किसमें? मेरा सब्जेक्ट सर ड्राइंग एंड पेंटिंग है। हाँ सर ड्राइंग एंड पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट है सर, मुझे डेटा कोडिंग के में कैसे यूज करना है सर ये वहां पर? हाँ देखिए, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है ना, आप जब ड्राइंग को एनालाइज करते हैं कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स होंगे, कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। ड्राइंग और पेंटिंग में क्या फीचर्स कौन से यूज किए हैं, ज्योमेट्रिकल फीचर्स यूज किए हैं कि नॉन ज्योमेट्रिकल के रैंडम। आपने ये कोई भी ड्राइंग, कोई भी पेंटिंग में देखूं या कुछ भी देखूं तो मैं ये कर सकता हूं ना कि भाई इस पेंटिंग में या इस ड्राइंग में क्या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कोई यूज हुए हैं, ज्योमेट्रिकल शेप, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। कोई देखिए आप वो बनाएगा तो ज्यादा सर्कल्स यूज करेगा, या कोई जो भी है, या कलर कॉम्बिनेशन कलर्स क्या यूज किए, या कितने कलर्स यूज किए, किसी भी पेंटर या आर्टिस्ट को कैसे यूज करते हैं। आप कहेंगे कि ये आर्टिस्ट जो है कलर, ये मल्टी कलर पेंटिंग्स बनाता है, या ये जो है पेंसिल में ही बनाता है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन से कैरेक्टरिस्टिक उस ड्राइंग को मेजर करेंगे। आप सबसे पहले आप आर्टिस्ट के स्टडी कर रहे हैं कि आर्ट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आर्टिस्ट की स्टडी कर रहे हैं, जैसे लिटरेचर में करते हैं कि भाई किसी ने नॉवेल लिखा है तो वो कल्चर को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रोथ को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, इंडस्ट्री को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। वो हो गया नॉवेलिस्ट का एनालिसिस। और जब नॉवेल का करेंगे तो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे थीम बिल्डअप होता है, थीम ठीक बिल्डअप होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही आर्ट या पेंटिंग में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी आर्ट या पेंटिंग के लिए उसके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो आप किसी एक्सपर्ट पेंटर के पास गए, आपने पूछा जी किसी भी पेंटिंग में क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके आधार पे उसका एनालिसिस किया जा सकता है। देखिए हमेशा जो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है उसमें आपको एक्सपर्ट्स के पास जाके कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बिल्कुल सर। ये किसी की बैकग्राउंड आवाज आ रही है। हेलो हेलो सर। हाँ। और अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग की अभी नेक्स्ट क्लास कल भी है तो पूछ सकते हैं। एनीवन कोई पूछना चाहता है सर से क्वेश्चन? देखिए आप लोग अपना माइक बंद। हाँ लक्ष्मी सर, अगर किसी वेरिएबल के 2 लेवल्स हैं तो सर डमी वेरिएबल कोडिंग कैसे होगी उसमें? यही तो सर सवाल करके लाइए ना आप। सर ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं अभी देखिए ना, अभी मेरे को पहले ये ढूंढने दीजिए, मैंने अपनी स्लाइड बंद कर दी। दिख रही है स्लाइड? जी सर। यस सर। स्लाइड दिखी? जी सर। यस सर। तो ये देखिए ना, अगर के कैटेगरीज है तो कितने डमी कोड होंगे? सर 2 होगा तो 1 ही बनेंगे, तो सर 1 एंड 0। नहीं तो आप सबको जवाब क्यों दे रही है? आप अपना जवाब अपने पास रखिए ना। हाँ देखिए, आप इमीडिएटली तो मेरे से सॉल्यूशन मांग रही है, मैंने तो आपको एक्सरसाइज दी है ना, ठीक है। ओके सर। ये तो ये वो जो है एक मतलब फुट इन द डोर वाला है कि डोर इन द फेस है। मैंने आपको फुट इन द डोर टाइप एक्सरसाइज दी है ना। जानती हैं आप फुट इन द डोर, डोर इन द फेस? फुट इन द डोर का मतलब इजी। यस सर।
सर। और डोर इन द फेस माने डिफिकल्ट। यस हालांकि इसका मीनिंग अलग अलग होता है। फुट इन द डोर का मतलब पैर अड़ा दिया। मैं किसी के घर जाना चाहता हूँ, वो दरवाजा जैसे ही खुला मैंने पैर अड़ा दिया, वो बंद नहीं कर सकता, मुझे अंदर जाने ही देगा। तो ये इजी एक्सरसाइज है ना, पहले वाली। तो असली तो दूसरी है ना। आप एंड को कैसे पढ़ते हैं वो आपको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, वो अलग अलग कोड हो सकते हैं ना। तो सब तो सोच के आइए। देखिए रिसर्च में ये नहीं हो सकता कि आप मेरे से कहें मुझे सॉल्यूशन दे दिए, मुझे नहीं पता, अभी नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर मेरे को ओके सर। सब सर चीजें पता होंगी प्रोडक्ट तो यूज जो है, हैं। प्रोडक्ट यूज आपने जो लिखा है इसका मुझे सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आ रहा है। इसमें सेक्स एंड प्रोडक्ट यूज मतलब लाइक इसमें क्या चीज लगाना है? ओए आपके दो वेरिएबल है, सेक्स और प्रोडक्ट यूज। तो अब आप कैसे डमी कोडिंग करेंगे? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पूरे एक होलिस्टिक थॉट में डेवलप होइए, ठीक है। अब आप मेरे से बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं जो मुझे नहीं बतानी चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि वो आपको पता होना। आप कोई रिसर्च करेंगे तो कोई आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा ना। यस सर। कोई रिसर्च क्वेश्चन आप आंसर करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास डेटा आएगा, जो भी प्रोसीजर फॉलो करके। फिर आपने देखा कि कुछ हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को डमी कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपका तो मैंने जब ये आपको क्वेश्चन दिया है ना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप कोई रिसर्च। देखिए आप डोंट लूज साइट ऑफ द डिस्कशन। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये था कि कोई आपने रिसर्च प्रॉब्लम आपके पास है, वो आप कर चुके। देयर इज अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड उसके बेसिस पे आपने डेटा आया है आपके पास। रिसर्च प्रॉब्लम से ही रिलेटेड डेटा आएगा ना। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, क्या आंसर करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर आप ये सोचेंगे। सेक्स एंड पीयू, क्या आप सेक्स एंड पीयू अलग अलग वेरिएबल्स लेना चाहते हैं? क्या आप उसको कंबाइन करना चाहते हैं? मैंने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का बताया ना, एग्जांपल मैंने दी ना। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की कंबाइन कैसे करेंगे? एजुकेशन एंड इनकम को हमने कंबाइन करके तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बना सकते हैं। एक हम एजुकेशन और इनकम के अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं। तो आप ये सब देखिए डिफरेंट अल्टरनेटिव सोच के आइए। आप किताब पढ़िए, कुछ भी करिए, नहीं पढ़िए, सोच के आइए, करके लाइए। तो सब जब आंसर देंगे तब देंगे ना। अभी मैं दे दूंगा तो फिर मैंने एक्सरसाइज क्यों दी है आपको? बिल्कुल सही है सर। अब ये लोग देखिए ये पीएचडी लेवल के आंसर भी पा लेना चाहते हैं। नहीं, पीएचडी लेवल के कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपके सुपरवाइजर के पास हर क्वेश्चन का आंसर होगा तो गॉड हो गया ना वो तो। नो सुपरवाइजर इज गॉड। लेकिन अभी तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये एक्सरसाइज करिए, सोचिए। आपने क्लास अटेंड की है कि नहीं, उससे आपको दिख जाएगा। क्लास अटेंड करने का मतलब मैंने शुरू में ही बताया था, आपके पास पेपर पेंसिल वगैरह होना चाहिए। आप क्योंकि पीपीटी के जमाने में आ गए हैं, पीपीटी वो नहीं। हमने तो ब्लैक बोर्ड से पढ़ा था, हमें तो पता ही नहीं उस जमाने में पीपीटी नहीं होती थी। जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, जो बोलते थे, उसी के हिसाब से अपने हिसाब से नोट्स पॉइंट्स नोट करते रहते थे कुछ। तो आप अपने हिसाब से पॉइंट्स नोट करिए। आप डमी वेरिएबल आप कैसे आपने नोट किया है ये। और कुछ स्लाइड्स तो ज्यादा देर के लिए दिखाई गई है ना, उनमें बिल्कुल एक एनालिसिस करके, एक्सरसाइज करके, पॉइंट्स ड्रॉ करके बताया गया है कहाँ क्या हो रहा है। तो वहां से आपको समझ आना चाहिए था। अब इसको आप यूज करिए, ठीक है। बहुत छोटी एक्सरसाइज है ये, कुछ नहीं है ये, 5 मिनट में हो जानी चाहिए। बट एनीवे देखते हैं कल करके लाइए इस एक्सरसाइज को। बट रिमाइंड मी, मैं तो देखिए आई डोंट रिमेम्बर क्या एक्सरसाइज दी थी, क्या किया था। मैं आई एम नॉट कीपिंग ए ट्रैक। आप अगर जानना चाहेंगे तो आप मेरे से कल पूछ लीजिए, नहीं जानना चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ओके जी सर। ओके तो सर। 4 स्लाइड अब हम कल करेंगे। ओके सर। हाँ इसका चलिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम लोग